ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अभी पढ़ेंगे द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ओस्टियाटिस डिफॉर्मिन। Osteoarthritis deformans is also known as a very favorite and famous disease that is called Paget disease of the bone। ये जरूर बताने कि Paget disease of the bone, क्योंकि Paget disease of the breast भी होता है, but that is Paget disease of the bone, commonly localized disorder of bone remodeling caused by increased osteoclast activity followed by increased osteoblast activity that form poor quality bone। इसका मतलब ये है ओस्टियोपोरोसिस में ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज्यादा थी, ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम थी। इसलिए बोन के अंदर पोर्स बंद रहते, बोन भी कम वीक, जिससे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ रहे थे। लेकिन पेजिड डिजीज में दोनों की एक्टिविटी बियॉन्ड द लिमिट ज्यादा होती है, तो बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन में कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। दे कैन लीड टू पुअर क्वालिटी बोन। सीरम कैल्शियम, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू पीपल मस्ट नो कि सीरम कैल्शियम, फास्फोरस, पीटीएच, everything in the lab will be normal except one thing, and that is called ALP, and that will be raised। तो ऐसा बोन डिजीज जिसमें सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन एवरीथिंग इज नॉर्मल, द ओनली वन थिंग that is increased, that is alkaline phosphatase। think about Paget disease of the bone। most pattern of oven and lamellar bone osteocyte within the lacuna and chacotic juxtaposition। ये इसके अंदर जो है हिस्टोलॉजिकल पॉइंट से not that much important। long bone chalk stick fracture, increased blood flow from arteriovenous shunt may cause high output heart failure and osteoitis deformans। Paget disease increase the risk of osteosarcoma। अब आते हैं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वो ये है कि हेड साइज कैन बी इंक्रीज ड्यू टू स्कल थिकनिंग एंड हियरिंग लॉस इज कॉमनली ड्यू टू स्कल डिफॉर्मिटी। लेकिन जो हियरिंग लॉस है इसकी एक वजह यह है कि जो बोन है मिडल ईयर के अंदर ओसिकल स्टेपिस इनकस मिलियस वो भी खराब होंगे, तो कंडक्शन कैपेबिलिटी खराब होगी। तो ऐसा कंडीशन जिसमें बोन वीकनिंग की हिस्ट्री आ जाए, हियरिंग लॉस की हिस्ट्री आ जाए, और उसमें यह लिखा हो कि एवरी इन्वेस्टिगेशन इज नॉर्मल एक्सेप्ट एएलपी दैट इज वेरी हाई। थिंक अबाउट पेजेड डिजीज ऑफ द बोन। इसमें अब तीन स्टेजेस हैं। अर्ली डिस्ट्रक्टिव, जिसको लाइटिक फेज कहते हैं, इसमें जो प्री डोमिनेंट सेल होते हैं दे आर कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट। फिर इंटरमीडिएट है, इसमें ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट दोनों की एक्टिविटी ज्यादा होती है। और आखिर में स्क्लेरोटिक, इसको हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। क्योंकि वो लेट स्टेज है, क्योंकि इनिशियली ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इज वेरी हाई, तो बोन की डिस्ट्रक्शन होती है, लाइसिस होती है, तो उसको लाइटिक फेज ऑफ पेजेड डिजीज कहते हैं। फिर ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट दोनों बढ़ते हैं, इसको मिक्स टाइप कहते हैं। और आखिर में ओस्टियोब्लास्ट ज्यादा होते हैं तो स्क्लेरोसिस कराती है, जिसको हम स्क्लेरोटिक में एंटर क्विजेसेंट पेज। क्विजेंट पेज का मतलब होता है हिडन पेज, मतलब कभी कभार ओस्टियो पेज डिजीज के अंदर जो सिम्टम है वो हाइड हो जाते हैं, तो उनके सामने जो है बाहर सही तरीके से पता नहीं चलता। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसी ड्रग देंगे जिससे ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कम करे और बोन रिजॉर्प्शन को कम करे। ड्रग इज कॉल्ड बिस्फॉस्फोनेट। लेकिन इसके मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं वो ये है कि ऐसा बोन वीकनिंग जिसमें हियरिंग लॉस की हिस्ट्री आ जाए या स्कल जो हेड साइज है वो बढ़ जाए, लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एक्सेप्ट ELP which will be raised। think about Paget disease of the bone। अब इसके बाद है AVN, ए वस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द बोन। अब ये क्या है, इन्फॉक्शन ऑफ द बोन मेरो, यूजुअली वेरी पेनफुल, क्योंकि जहाँ पे सेल की डेथ होती है, इन्फॉक्शन ब्लड सप्लाई कम की वजह से, दैट विल लीड टू वेरी पेनफुल कंडीशन। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ए वस्कुलर नेक्रोसिस दैट इज कॉल्ड फीमोरल हेड, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई पहले से कम आती है वाटरशेड एरिया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ मीडियल circumflex femoral artery। So if someone asks you कि which of the following area in the body is more prone for a vascular necrosis of the bone, think about what answer is femoral head। and the most common artery involved in this condition, that is insufficiency of medial circumflex femoral artery। इसके और काजेज है लाइक कास्ट बेंड लेग्स। तो कास्ट के अंदर सी फॉर ग्लूकोकार्टिकाइड, chronic alcohol overuse like sickle cell disease, trauma, SLE, the bends like Asian decompression disease, लेग काल्वियो परतीस डिजीज, इडियोपैथिक बच्चों के अंदर 5 से 7 साल बच्चों में। फिर गौशर डिजीज, इट इज लाइपोसोमल या लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज, स्लेप्ट कैपिटल फीमोरल पिपास। ये सारे हमने डिस्कस किए हैं। दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर ए वस्कुलर नेक्रोसिस।
लेकिन ए वस्कुलर नेक्रोस के अंदर मतलब इसकी वजह यह है कि वहाँ पे वाटर शेड एरिया होता है जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये जो टेबल है ना, दैट इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। जो लोग FCPS वाले हैं, JCAT वाले हैं, या किसी भी एग्जाम में जाओगे, आप लोग मुझे इंशाल्लाह बताना, इसमें से एक या दो MCQs क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक एक चीज, और आप लोगों ने सोचना है कि इसके अंदर मतलब क्या है। देखिए और से सुने, और जो जो पॉइंट बताता रहूंगा इसको आप लोगों ने और से सीखना है। सबसे पहले ये बोन डिसऑर्डर्स है, और यहाँ पे हम ये कुछ लैब्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियली सीरम कैल्शियम देखेंगे, फिर फास्फेट देखेंगे, ELP अल्कलाइन फास्फेटेस एंड PTH। अब हम ये चार चीजें डिस्कस करेंगे कि मतलब इनकी जनाब मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर लेवल क्या होती है, आइदर इंक्रीज, डिक्रीज और नॉर्मल। तो चले चलते हैं पहले नंबर, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोस के अंदर क्या होता है, सीरम कैल्शियम इज नॉर्मल, phosphate is normal, alkaline phosphatase is normal, PTH is normal. The main problem is only decrease bone mass। इसमें क्या होता है, बोन मास। तो ये हम पे डायग्नोस कैसे करेंगे, टी स्कोर पे। और आप लोगों को बताते हैं टी स्कोर हमें बोन मास डेंसिटी बताता है, डेक्सा स्कैन करते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन -2.5 आ जाए, थिंक अबाउट ओस्टियोपोरोसिस। इसमें एवरीथिंग दैट इज नॉर्मल। ओस्टियोपेट्रोसिस, ये भी क्या होता है, इसमें भी हर एक चीज नॉर्मल, लेकिन सम टाइम माइल्डली लो कैल्शियम, बट एवरीथिंग नॉर्मल लाइक ओस्टियोपोरोसिस। बट इसमें क्या होता है, डिस्टेंस ब्रिटल बोन, डिक्रीज कैल्शियम इन सीवियर कंडीशन विच कैन बी malignant कंडीशन। ठीक है जी। तो ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपेट्रोसिस दोनों की जनाब क्लिनिकल फाइंडिंग सेम है, लेकिन इसमें टी स्कोर है और इसमें टी स्कोर नहीं है। अब आते हैं पेजेड डिजीज, इसको टेक करें, जहां पे इम्पोर्टेंट है वो बताएं। इफ एवरी इन्वेस्टिगेशन इज नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, बट दिस वन इज रेज्ड, ये क्या है, रेज्ड। तो ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन बोन्स के अंदर जिसमें एवरीथिंग इज नॉर्मल बट ओनली अल्कलाइन फास्फेटेज इज हाई, थिंक अबाउट पेजेड डिजीज ऑफ द बोन, जिसको हम ओस्टियाटस डिफॉर्मन कहते हैं। इसमें एबनॉर्मल बोन आर्किटेक्चर या एबनॉर्मल मोजेक बोन आर्किटेक्चर होता है। फिर ओस्टियाटस फाइब्रोसा सिस्टिका, इट इज अ बोन प्रॉब्लम दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब ये है प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, द मोस्ट लाइकली causes parathyroid adenoma, and the second one is called secondary hyperparathyroidism, and the most likely cause is what, chronic kidney disease। अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्राइमरी है तो इसमें क्या होगा कि प्राइमरी में अल्कलाइन मतलब फास्फेटेज ज्यादा होगा। मैं थोड़ा सा असल में आता हूँ यहाँ पे कि प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में व्हेन देयर इज पैराथायराइड एडिनोमा, सो देयर विल बी व्हाट, इंक्रीज PTH। जितना PTH ज्यादा होगा तो कैल्शियम लेवल भी ज्यादा होगा। लेकिन ये PTH कैल्शियम कहाँ से लेगा, बोन से, तो ALP लेवल भी ज्यादा होगा, बट फास्फेट लेवल क्या होगा, कम। वाई, क्योंकि हमने एंडोक्राइन में पढ़ा था कि PTH ट्राई टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम, जिसको फ्री कैल्शियम कहते हैं। तो ये फास्फेट को कम करता है, आयोनाइज्ड कैल्शियम को इंक्रीज करता है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा। अब ब्राउन ट्यूमर ड्यू टू फाइब्रस रिप्लेसमेंट ऑफ बोन, सब पेरियोस्टिल थिनिंग, इडियोपैथिक और पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा या कार्सिनोमा, these are the likely causes of hyperparathyroidism, that is primary। सेकेंडरी का मोस्ट कॉमन काज ये CKD है। अब इसमें क्या होता है, PTH तो ज्यादा होगा, इसमें अल्कलाइन फास्फेटेज भी ज्यादा होगा, और इसमें फास्फेट भी, लेकिन इट डू नॉट इंक्रीज फ्री कैल्शियम, क्योंकि किडनी विल नॉट वर्क प्रॉपरली, एंड द किडनी विल डिक्रीज फास्फेट एक्सक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड विटामिन डी। तो आप लोग को इतना याद रखें, जहन ये कहता है कि जब PTH ज्यादा है तो फ्री कैल्शियम भी बढ़ना चाहिए। अगर PTH ज्यादा के बावजूद भी हम फ्री कैल्शियम को ना बढ़ा सके, इट्स मीन के अंडरलाइंग काज विल बी CKD। अब ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम के अंदर एक दो दफा MRCP पार्ट 1 जो हमने दिया था उसमें भी आया था, ओस्टियो मलेशिया। लेकिन प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग दिल से बाई नेम मुझे हर नमाज में याद करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, कि आप लोग को इस तरह की अपडेटेड चीजें पढ़ाता रहो, और ये भी दुआ करें कि इंशाल्लाह आने वाले एग्जाम मेरा पास हो जाए। तो ओस्टियो मलेशिया और रैकेट्स, इसमें क्या होता है, विटामिन डी कम होती है। व्हेन विटामिन डी इज लो, कैल्शियम विल बी लो, और जहाँ पे कैल्शियम लो होता है, फास्फेट विल बी हाई, और पैराथायराइड हार्मोन, सॉरी,
तो जब कैल्शियम लो है, क्योंकि द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ पीटीएच, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। जब कैल्शियम लो, पीटीएच विल बी हाई, तो पीटीएच अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ाएगी, तो यहाँ पे फास्फेट लेवल क्या होगी, कम होगी। तो दो कंडीशन आप लोगों ने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब एग्जाम के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि ओस्टियो मलेशिया और रैकेट्स, इसमें दो चीजें नीचे जाती है, दो ऊपर जाती है। वो चीजें जो इसमें डिक्रीज होती है वो क्या है, कैल्शियम एंड वाट फास्फेट। और इसमें जो ज्यादा होती है दैट इज पीटीएच एंड ईएलपी। यार देखिए, थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर करते हैं इसको, और इसको कंपेयर करते हैं। इसमें पीटीएच ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। इसमें अल्कलाइन फास्फेटेज ज्यादा, इसमें भी ज्यादा है। इसमें फास्फेट कम है, इसमें भी कम है। द मेन डिफरेंस इज सीरम कैल्शियम, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। अब सवाल यह है, ये क्यों ऐसा होता है? इसीलिए कि यहाँ पे दिस पीटीएच इज हाई irrelevant of calcium status because of parathyroid adenoma। ये इसको नहीं सुनता, लेकिन ये बढ़ेगा तो इसको बढ़ाएगा। और यहाँ पे पीटीएच बढ़ने का वजह हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें, अब आखिर में आता हूँ, हाइपर विटामिनोसिस लाइक डी। विटामिन डी ज्यादा है तो मतलब क्या होगी, कैल्शियम ज्यादा। व्हेन कैल्शियम इज वेरी हाई, रिलेटेड फास्फेट विल बी लो। जब पैराथायराइड हार्मोन कम है तो फिर एएलपी भी नहीं आएगा, बट फास्फेट विल बी हाई। तो मैं यहाँ पे तीन चीजें बताता हूँ। इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओनली अल्कलाइन फास्फेटेज इज हाई, थिंक अबाउट पेज डिजीज ऑफ द बोन। इफ PTH is high, calcium is high, but ALP is also high, but phosphate is low. That is primary hyperparathyroidism। लेकिन अगर कैल्शियम कम है, फास्फेट भी कम है, PTH ELP ज्यादा है, थिंक अबाउट ओस्टियोमलेशिया। अगर वो एडल्ट है तो ओस्टियोमलेशिया है, और अगर वो बच्चों में है दैट विल बी नोन एज रैकेट्स, वो फिर रैकेट्स के अंदर। लेकिन जो टेबल पढ़ा है सुपर सुपर इंपोर्टेंट, कोशिश करें कि उसको सही तरीके से पढ़ पाए। इसके बाद आते हैं प्राइमरी बोन ट्यूमर। मेटास्टेटिक डिजीज इज मोर कॉमन देन प्राइमरी बोन ट्यूमर। कहते हैं कि जो ट्यूमर बोन से खुद निकलती है, इनको हम प्राइमरी बोन ट्यूमर्स कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि बोन से खुद अपने इतने ट्यूमर नहीं निकलते जितने उनको बाहर से आते। मेटास्टेटिक बिनाइन बोन ट्यूमर दैट स्टार्ट विद ओ आर मोर कॉमन इन ओ, दैट इज बॉयज। इसलिए जो बिनाइन ट्यूमर ओ से स्टार्ट होते हैं, ये बॉयज के अंदर ज्यादा कॉमन होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर में ऑस्टियोकोंड्रोमा, मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर विच अफेक्ट मेल लेस देन 25, यंग एज के अंदर कॉमन है। एंड इट कम फ्रॉम द मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। इसमें क्या होता है, लेटरल बोनी प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रोथ प्लेट कंटिन्यूस विद मैरो स्पेस कवर्ड बाय कार्डियक गैप रियली ट्रांसफॉर्म टू कोंड्रोसार्कोमा। तो मतलब ऐसा कैंसर जो मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन से निकले, and that is affect the age less than 25 year, think about osteochondroma। फिर इसके बाद है ओस्टियोमा। ओस्टियोमा मिडिल एज में होता है। It come from facial bone and that is associated with Gardner syndrome। So Gardner syndrome is very very important। A patient having familial adenomatous polyposis plus osteoma of the skull या mandible, think about Gardner syndrome। ये हमने पढ़ा था कहाँ पे, जीएटी के अंदर। फिर है ओस्टियाइड ओस्टियोमा। ये जो ओस्टियाइड ओस्टियोमा है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट करें। ये एडल्ट के अंदर मेल में लेस देन 25 ईयर ओल्ड, और ये कार्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन से आता है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये आता है कि ओस्टियोइड ओस्टियोमा में पेशेंट प्रेजेंट विद बोन पेन वर्स एट नाइट एंड दैट इज रिलीव्ड बाय एनसेड। और अगर आप बोनी मास देखें, दैट विल बी लेस देन 2 सेंटीमीटर मास विद रेडियो लूसेंट ओस्टियोइड कोर। लेकिन ऐसा पेन जो बोन के अंदर हो एंड इट इज रिलीव्ड ऑन एनसेड, पेन किलर लेने से कम होता हो लेकिन फिर आता हो, और इसके अंदर हाल मार्क ये है कि द बोन पेन विल बी वर्सन especially during the night, think about osteoid osteoma। एक्सरे फाइंडिंग आगे अगर हम पढ़ेंगे लाइक सनबर्स्ट अपीयरेंस, वो फिर ओस्टियोसार्कोमा है, लेकिन वो हम अलग पढ़ेंगे। फिर उस टाइम पे बताऊंगा कि जो कंडीशन पढ़ा था ये उसके साथ एक जैसा है। अब इधर आते हैं ओस्टियोब्लास्टोमा, ये भी मेल के अंदर है। ये वर्टेब्रे को अफेक्ट करता है। द वेरी बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन मेनली प्राइमरली अफेक्ट मेल which come from vertebra is osteoblastoma। सिमिलर हिस्टोरी टू ओस्टियोइड ओस्टियोमा, बट इसकी साइज लार्ज होती है, मोर देन 2 सेंटीमीटर, बट दे नॉट रिस्पॉन्स टू एनसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसेट को जनाब रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर कॉन्ड्रोमा क्या है, मेडुला ऑफ द स्मॉल बोन हैंड एंड फीट से, बिना ट्यूमर ऑफ द कार्टिलेज। जॉइंट सेल ट्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग टेक करें। इट अफेक्ट द एज अराउंड 20 to 40 ईयर,
and that come from the epiphysis of the long bone, often in the knee joint. It is a locally aggressive benign tumor, neoplastic mononuclear cell that express rank L receptor in reactive multinucleated giant cell. That is called osteoclast-like cell osteoclastoma. और इसके अंदर एग्जाम में आएगा कि इसमें जो नी ज्वाइंट के अंदर पेयर होता है एंड द एज विल बी इन बिटवीन 20 to 40 ईयर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है कि इसकी जो एक्सरे फाइंडिंग है दैट इज कॉल्ड सोप बबल अपीयरेंस। वो क्या है? सोप बबल। तो ऐसा कैंसर जो बिनाइन है, सोप बबल अपीयरेंस ऑन एक्सरे दे दे और नी ज्वाइंट के एरिया पे हो, दैट इज कॉल्ड ईविंग सार्कोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद आता है द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड मलिग्नेंट कैंसर ऑफ द बोन। अब जो मलिग्नेंट कैंसर हैं उसमें सबसे पहले ओस्टियोसार्कोमा, जिसको ओस्टियोजेनिक सार्कोमा भी कहते हैं, इसकी जनाब that is account for 20% of primary bone cancer. Peak incidence of primary tumor is less than 20 years, less common in older, usually secondary due to predisposing factor such as Paget disease of the bone infarct, familial retinoblastoma, and Lee-Ferramini syndrome. अब देखिए ये कहाँ से आता है? मेटाफाइसिस। यार ये बोन के कैंसर एक एक आप लोग याद नहीं कर सकते। मैं आखिर में एक पॉइंट बताऊंगा, उसी को याद करना है। इंशाल्लाह द एग्जाम क्वेश्चन विल बी ओके। इसमें प्लियोमार्फिक ओस्टियोइड प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, मैलिग्नेंट ओस्टियोब्लास्ट, एंड द पेशेंट प्रेजेंट विद पेनफुल एनलार्जिंग मास एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। लेकिन इसकी जब हम एक्सरे करते हैं द पेशेंट एक्सरे विल शो कार्डमेन, तो कार्डमेन ट्राइंगल। इट इज ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ पेरियोस्टियम और सनबर्स्ट अपीयरेंस भी इसको हम कहते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको ड्रा करते हैं। दैट इज द लॉन्ग बोन। ये क्या है? लॉन्ग बोन है। और आप लोगों को तो पता है कि लॉन्ग बोन के ऊपर यहाँ पे जो लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। अगर पेरियोस्टियम के नीचे यहाँ पे सेल की मलिग्नेंट कैंसरस प्रोलिफरेशन हो रही हो तो फिर ये पेरियोस्टियम को थोड़ा सा एलिवेट करेगी। इस एलिवेशन ऑफ पेरियोस्टियम को अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से देखें लाइक दिस, यहाँ से लेके इस तरह, तो ये कौन सा अपेरेंस है? ट्राइंगल। तो दिस triangle is called Codman triangle. It is a classical feature of osteosarcoma, and that is aggressive, primarily response to treatment, surgery, chemotherapy, and poor prognosis for secondary. अब आते हैं इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखें आखिर में दैट इज कॉल्ड कोंड्रोसार्कोमा। लाइक सार्कोमा हमेशा क्या है? दैट इज कॉल्ड malignant कैंसर दैट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एडल्ट मोर देन 50 ईयर ओल्ड। इसमें भी मेडुला पेल्विस, प्रॉक्सिमल फीमर एंड ह्यूमरस। ये भी कोंड्रो, कोंड्रो इज द वर्ड यूज फॉर कार्टिलेज, कोंड्रो इज द वर्ड यूज फॉर कार्टिलेज। मैं दो बातें बता रहा हूँ, अगर किसी ने लिखना है तो लिखे। एनी malignant कैंसर विच कम फ्रॉम एपिथेलियल सेल, वो कैंसर जो malignant हो और वो एपिथेलियल सेल ओरिजिन हो, थिंक अबाउट कार्सिनोमा। वो कैंसर जो कनेक्टिव टिश्यू या मेसेनकाइम टिश्यू से आ जाए और वो malignant हो, इसको सार्कोमा कहते हैं। ठीक है जी। ट्यूमर ऑफ malignant chondrocyte and lytic more than 50% cases with intralesional calcification। इसका मतलब ऐसा कैंसर जो हमारे पास प्रॉक्सिमल फीमर एंड ह्यूमरस से आ जाए, which is characterized by chondrocyte malignancy that leads to calcification is called chondrosarcoma। ये क्या है? chondrosarcoma। तो C for chondrocyte, C for increased risk of calcification। Ewing sarcoma most commonly affect white patient, जनरली मेल लेस देन 15 ईयर ओल्ड, यंग एज के अंदर होता है। और ये डाइफाइसिस जो शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन है, शाफ्ट, ये यहाँ से आती है। ठीक है जी। और इसमें याद रखें इन प्लास्टिक स्मॉल ब्लू सेल ऑफ न्यूरोएक्टोडर्मल ओरिजिन, और ये भी मेसेनकाइमल ओरिजिन है जिस तरह आप लोग को बताया था। डिफरेंशिएट फ्रॉम कंडीशन विद सिमिलर मॉर्फोलॉजी लाइक लिम्फोमा, क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस बाय टेस्टिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ 1122 क्रोमोसोम। जिस तरह हमने ट्रांसलोकेशन पढ़े थे ना हिमाटोलॉजी के अंदर, इसलिए ईविंग सार्कोमा के अंदर ट्रांसलोकेशन 11 एंड 22। इसमें जब हम एक्सरे करते हैं द पेशेंट हैज ओनियन स्किन अपीयरेंस। क्या होता है? ओनियन स्किन। और इसमें आप लोगों को याद रखना है इसमें मेटास्टेसिस जल्दी होती है, एग्रेसिव है, बट रिस्पॉन्स टू कीमोथेरापी। तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। अब आते हैं जनाब निमोनिक की तरफ। जिन लोगों ने ये निमोनिक याद किया है तो इंशाल्लाह इसको ये सारे के सारे कैंसर याद हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा इस नमूने को इस तरह पढ़ते हैं। हम कहते हैं ना जियो, जियो मेडिसिन। हम क्या कहते हैं? क्योंकि हम सारे माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं तो हम कहेंगे जियो मेडिसिन। जियो मेडिसिन के अंदर अब आते हैं कि व्हाट इज द वर्ड जी। जी का मतलब होता है जाइंट सेल ट्यूमर। इसका मतलब क्या है? जाइंट सेल ट्यूमर।
आप लोग को पता चल गया कि जायंट सेल ट्यूमर कहाँ से आता है, ई फॉर एपिफाइसिस, कहाँ से आता है, ई फॉर एपिफाइसिस, ये आप लोग देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ओ की तरफ आ जाए, ओ फॉर ओस्टियोसार्कोमा, ओ फॉर ओस्टियोसार्कोमा, ये कहाँ से आता है, मेटाफाइसिस, ये कहाँ से आता है, मेटाफाइसिस। तो ओस्टियोसार्कोमा कम फ्रॉम मेटाफाइसिस। इसके बाद देखें, अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाए, ई फॉर, ई जो है ई, दैट इज कॉल्ड ई विंग सार्कोमा, ये कौन सा है, ई विंग सार्कोमा, इस तरह ये वाला है। और डी फॉर, ये कहाँ से आता है, दैट इज डाइफाइसिस। तो जियो मेड या जियो मेडिसिन, ये अगर आप लोग याद रखें, यू पीपल विल नो द कॉमन बोन ट्यूमर एंड देयर ओरिजिन। सो giant cell cancer come from epiphysis, osteosarcoma come from metaphysis। इसमें क्या होता है, इसकी जो एक्सरे फाइंडिंग है, दैट इज कॉल्ड कोडमैन ट्राइंगल, इसमें क्या होता है, कोडमैन ट्राइंगल। इसकी जो एक्सरे फाइंडिंग है, दैट इज कॉल्ड सोप बबल अपेयरेंस, इसमें क्या होता है, सोप बबल अपेयरेंस। और इसकी जो एक्सरे फाइंडिंग है, दैट इज कॉल्ड ओनियन स्किन अपेयरेंस, इसको क्या कहते हैं, onion skin appearance. So these are the most important point you people must know for the exam. And if you know like this, you will pass the exam very easily. So I think you people enjoyed the lecture. See you tomorrow in the next। और इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये, आप लोगों को ये बताना कि इसमें दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि एक्चुअली जब आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन तो ज़्यादा आता है, बट वो क्वेश्चन मैटर करते हैं जो एट द एंड आप लोग को आए और आप लोग को पता चले कि इस क्वेश्चन में मुझे कौन कौन सा सवाल आ सकता है और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आगे करना क्या होता है। ठीक है जी। तो आप लोग को मैंने ये टॉपिक बढ़ाया है, लेकिन इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो देखिए इसके अंदर सबसे लास्ट में याद रखना है जियो मेडिसन, GEOMED, ये नमूने को बताया। जाइंट सेल ट्यूमर कम फ्रॉम एपिफाइसिस, एक्सरे फाइंडिंग इज सोप बबल अपीयरेंस। देन O for osteosarcoma, it come from metaphysis, the X-ray finding is Codman triangle. And D for what, E for Ewing sarcoma, and it come from diaphysis, and the X-ray finding is onion skin. Hope you will enjoy the topic, and inshallah we will discuss the new topic with more important concept ahead. Jazakallah, Allah Hafiz.